हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव मिश्रा और मैं आज आपको मैग्नेटिज्म का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और ये टॉपिक है टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसी मैग्नेटिक फील्ड चो? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी। जिस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह एक जैसा रहे उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइंस। ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है और ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। ठीक है, ये आपको पता है। ये आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन आपको दिखाई जा रही है वही डायरेक्शन इसकी हो जाएगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको बेसिक बात करनी है कि एक करंट लूप लेना है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हम समझ गए, अब हमको क्या देखना है? करंट लूप। क्यों? क्योंकि जब हम करंट लूप जान लेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जान लेंगे, तब तो हम टॉर्क निकालेंगे बच्चों। ठीक है, करंट लूप क्या होता है? जैसे ये एक करंट लूप है, इट मे बी ऑफ एनी साइज, एनी टाइप, मतलब किसी भी साइज का हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको बेसिक जानकारी ये होनी चाहिए कि इस करंट लूप का एरिया वेक्टर किधर मानते हैं बच्चों। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से एरिया वेक्टर हम मानते हैं। ठीक है, अगर करंट इस टाइप से फ्लो हो रही है, मीन से कैसी आपको दिख रही है? ये दिख रही है क्लॉकवाइज। तो एरिया वेक्टर मानने का बहुत सिंपल फंडा होता है, आप करंट की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए। जैसे ये ऐसे जा रही है तो ऐसे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कर्ल किया तो जो हमारा थंब होगा ये बताएगा एरिया वेक्टर किधर है। तो इसका एरिया वेक्टर बच्चों इनसाइड, अंदर की तरफ। अभी कोई कहे इसका एरिया वेक्टर बताओ, तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कीजिए, किधर? आउटसाइड। अरे क्या हम कह सकते हैं कि करंट कैरिंग लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से जनरेट होती है वही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है? बिल्कुल। देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर इसकी जनरेट होगी? इनवर्ड। इसकी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, तो एरिया वेक्टर इसका भी आउटवर्ड, इसका एरिया वेक्टर इनवर्ड। तो आप कैसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, बट एरिया वेक्टर निकालना आपको आना चाहिए, चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड से समझें और चाहे आप इसको एरिया वेक्टर के ला से समझ लें। अब बच्चों, टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हमको देखना चाहिए क्या किसी लूप पर हमेशा एक टॉर्क लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में, या किसी लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दे तो कुछ स्पेशल कंडीशन में टॉर्क लगता है। चलिए हम सारी बातें डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, सपोज कर लेते हैं एक ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसी? डॉट, डॉट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, और इसमें ये हमारा रेक्टेंगुलर एक प्लेन रखा हुआ है, रेक्टेंगुलर कोई क्वाइल रखी हुई है। सपोज कीजिए इसमें जो करंट है वो कुछ इस टाइप से है। ठीक है, अब हमको देखना चाहिए कि क्या इस पर कोई मैग्नेटिक टॉर्क, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा। बच्चों, सबसे पहले तो आपको इसका एरिया वेक्टर देखना चाहिए। एरिया वेक्टर किधर है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर। मीन्स ये कंडीशन हमारी तब हो गई
जब A इज पैरेलल टू B। इस केस में जो एरिया वेक्टर है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? आउटवर्ड है। कैसी है? आउटवर्ड। और एरिया भी आउटवर्ड। बच्चों इस सिचुएशन में अगर मैं बेसिक बात करूं तो आपको पता है कि आपने पिछले टॉपिक में हमारे जो है लेक्चर में भी पढ़ रखा है कि अगर कोई एक करंट कैरिंग वायर किसी बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। सिंस इट इज ए रेक्टेंगुलर वायर सो वी कैन से दैट द लेंथ ऑफ वायर इज L एंड ब्रेथ इज B। हम मान लेते हैं कि लेंथ क्या है? L है और ब्रेथ इसकी B है। बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों इस वायर पे फोर्स कितना लगेगा? तो हमको पता है कि फोर्स एट द करंट कैरिंग वायर F1 इज इक्वल टू IBL sin थीटा। बच्चों हम इसको कुछ नाम दे दें। हमने कहा PQRS। तो फोर्स ऑन FPQ किस पर निकालने जा रहे हैं? PQ पर। कितना लगेगा भाई? IBL। L का मतलब इसकी लेंथ। लेंथ कितनी है बच्चों? स्मॉल b। और साइन 90, इसका मतलब मैं कह सकता हूं साइन 90 को अगर मैं 1 कर दूं, अब हम लोग इतने छोटे नहीं हैं, ये समझ सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू आ गई IB स्मॉल b। क्या आपको क्लियर है बच्चों? अच्छा अब आप देखिए F, अगर आपसे कोई कहे QR बताइए, ठीक है, डायरेक्शन हम अभी बना लेंगे। FQR ये कितना लगेगा बच्चों? सिंपल सी बात है, इस पे फोर्स कितना लगेगा? तो IB और लेंथ, लेंथ कितनी है? L। और ये भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड इधर और लेंथ इधर, दोनों बीच का एंगल 90 डिग्री। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, लेंथ ऐसे, दोनों बीच का एंगल 90 डिग्री। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? वेरी गुड। अब बच्चों FRS, R से S की बात कीजिए, ये भी IB स्मॉल b और FPS SP ये कितना? IBL। बच्चों फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं। P से Q पर फोर्स किधर लगेगा? तो राइट हैंड पाम रूल 2 यूज करेंगे। राइट हैंड पाम रूल 2 क्या कहता है कि ये फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी, ये करंट को शो करेगा, तो ये जो पाम होती है ये उस पे लगने वाले फोर्स को शो करेगी। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, ठीक है, करंट उस तरफ, तो PQ फोर्स कहाँ लग रहा? ऊपर। तो PQ में फोर्स किधर लगेगा? इधर, FPQ। ठीक है, ये बिल्कुल लगा आउटवर्ड। अच्छे से बना लेते हैं क्योंकि इसकी हमको रिक्वायरमेंट अभी पढ़ने वाली है। अच्छा QR पे फोर्स किधर लगेगा बच्चों? राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट नीचे, फोर्स इस साइड। अच्छा बहुत अच्छी बात है, FQR हो गया। RS किधर लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड और करंट उस साइड देखो, थंब देखो उस साइड, तो फोर्स कहां लगेगा? नीचे, तो इसका फोर्स नीचे, FRS। SP पे फोर्स किधर लगेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, करंट इस तरफ, ऊपर, तो क्या होगा? इस तरफ फोर्स लगेगा, उधर मतलब राइट साइड। बच्चों क्या ये फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन में चारों हैं? हाँ है। सो वी कैन से नेट फोर्स कितना लगेगा? अरे ये तो 0 लग रहा है सर, क्यों? क्योंकि FPQ और FRS क्या हैं? सेम हैं। देखो FPQ FRS क्या हैं? सेम हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं। इक्वल और अपोजिट फोर्स एक दूसरे को खत्म कर देते हैं अगर वो सेम लाइन ऑफ एक्शन में लगे हों। भाई न ये जाने देगा ऊपर, ये ऊपर ले जाना चाहेगा नीचे, लेकिन दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो ये हो गया। अच्छा
क्यू आर और पी एस को देखो, देखो भाई क्यू आर इधर खींच रहे हैं, पी एस इधर खींच रहे हैं, दोनों इक्वल और अपोजिट, देखो इक्वल और अपोजिट, सेम लाइन ऑफ एक्शन में, तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। जैसे ये खत्म करेंगे तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0। और नेट टॉर्क, क्या इसकी वजह से, इन फोर्सेस की वजह से क्या ये घूम रही है कॉइल, कहां घूम रही है भाई, अगर ये हमारे पास है तो ये इधर पकड़ा, ये ऊपर ये नीचे, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो घूमने का, रोटेशन का कोई मतलब ही नहीं, मतलब नेट टॉर्क भी 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब A पैरेलल टू B होता है तो नेट टॉर्क 0 होता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब हमको ये जानना है कि अगर F जो है A पैरेलल ना हो B की, ठीक है, मीन्स कुछ ऐसा, देखिए ध्यान से, हम मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड, ठीक है, इसमें मैंने एक करंट लूप पुट कर दिया, ये मैंने एक करंट लूप इसमें पुट कर दिया, ये करंट लूप पुट कर दिया, ठीक है, करंट सेम वैसे ही फ्लो हो रही थी। बच्चों पुट करने के बाद अब मैंने क्या किया, इस करंट लूप को देखिए, ये ऐसे था मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये लेंथ ऐसे थी, ठीक है, हमने इसकी लेंथ को इस तरीके से ऐसे थीटा डिग्री पे घुमा दिया। हमने बच्चों कितना घुमाया, ऐसा कि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो जाए, पहले देखो 90 था, ये वाली लेंथ देखिए आप, ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, कुछ ऐसे कर दिया। जब ऐसे कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ये आउटवर्ड और लेंथ के बीच कितना एंगल बनेगा, थीटा। जब आप प्लेन को ऐसे घुमा देंगे, देखिए पहले प्लेन के बीच का एंगल 0 डिग्री, आपने ऐसा रोटेट किया कि इनके बीच का एंगल थीटा आ गया, तो प्लेन का एंगल देखिए ना, प्लेन का एंगल भी तो ऐसे था पहले, अब ऐसे घूम गया तो उसका भी एंगल कितना हो गया, थीटा डिग्री। सपोज कीजिए मैंने ऐसा घुमाया कि फाइनल हमारी जो लेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे आ गई, तो अगर लेंथ मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर हो गई तो उस समय एरिया वेक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे हो जाएगा। क्या सबको ये बात क्लियर है? अच्छा, वेरी गुड। तो इसको मैं नाम दे दूं, वही पुराना नाम PQRS। बट अब मेरा डायग्राम ऐसा नहीं बचा, हमने क्या किया, हमने इसको कुछ रोटेशन दिया, मैंने मान लिया इतना, ठीक है, मीन्स अब मेरा डायग्राम कुछ ऐसा बन गया। इसको मैं हटा देता हूं, मैं वही मुड़ा हुआ डायग्राम बना लेता हूं, या मैं ऐसे समझो, ये भाई साहब थोड़ा ऊपर आ गए और ये भाई साहब थोड़ा नीचे चले गए, ठीक है, ये फाइनल हो गया। ये P हुआ, अब ये Q हुआ, ये R हुआ और ये S, ठीक है, पहले ये सिचुएशन थी, अब घूम के ये सिचुएशन। जब ये सिचुएशन हो गई, इस सिचुएशन मीन्स अगर इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बेंड करके बनाना चाहूं तो मैं इसको कुछ ऐसा बना सकता हूं। कैसा? ये P, ये Q, ये R, ये S, और मैग्नेटिक फील्ड से इसका एंगल थीटा, डॉट से इसका एंगल थीटा, ऐसे घूम गया कुछ।
घुमा तो वैसे है बट 3D डायग्राम है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। घुमा ये कैसे है, घुमा ये ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो फाइनल एंगल मैंने कितना मान लिया, थीटा। तो बच्चों इस साइड पे फोर्स कितना लगेगा, जितना भी एफ पी क्यू लगेगा उतना ही एफ आर एस आर लगेगा। क्या, आई बी स्मॉल बी साइन थीटा, आई बी स्मॉल बी साइन थीटा। बट अभी भी ये क्या होंगे, सेम लाइन ऑफ एक्शन में होंगे, ये ऊपर ये नीचे एक दूसरे खींचेंगे, तो खींचेंगे तो ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे। क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एफ पी क्यू एंड एफ एस आर आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसल्ड ईच अदर। उन्होंने एक दूसरे को मार दिया। अब बचे कौन, अब भाई साहब इस पे फोर्स लग रहा है क्योंकि करंट की डायरेक्शन तो वही है सेम, तो इन पे फोर्स तो अभी भी इधर लगेगा, इन पे फोर्स तो अभी भी इधर लगेगा। ये करंट बीच में ना बनाओ, बीच में फोर्स बनाओ, एफ एस पी। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया बच्चों, देखो जब हम देख रहे थे कि ऐसे था तो करंट ऐसे थी, फोर्स इधर लग रहा था, हम ऐसे कर देंगे तो अभी भी तो देखो ये लेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो अभी भी इसका फोर्स तो इधर ही लगेगा ना, इसका फोर्स इधर लगेगा। अब ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट तो हैं बट सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है, ये इधर खींच रहे हैं, ये इधर खींच रहे हैं, तो ऐसे होगा, ऐसे है मान लीजिए, अब ये इधर खींचेंगे, ये इधर खींचेंगे, तो क्या होगा, टुम टुम। मतलब ये कॉइल को दोनों फोर्स मिलके क्या करेंगे, ये भाई साहब उधर ले जाना चाहेंगे, ये भाई साहब इधर लाना चाहेंगे, तो क्या करेंगे, इसको रोटेट कर देंगे। इस सिचुएशन को बोलते हैं कपल। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मेक्स रोटेशन ऑफ अ बॉडी देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड कपल। इसको क्या बोलते हैं, कपल। कपल नाम अच्छा लगता है बच्चों को, लेकिन कपल ये वो कपल है कौन सा, टार्क वाला। बच्चों कपल आप बहुत जगह अप्लाई करते हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं, आपने अपने टैप को ओपन किया, टैप बटन ऐसे पकड़ा उसको टोटी और उसको ऐसे ऑन किया, ऐसे करते हो ना, तो ये फिंगर इधर फोर्स लगाती है, इधर फोर्स लगाता है, कपल। आप गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ते हो, ये फोर्स लगता है, तो ये क्या है, ये इधर खींचता है, ये इधर, तो ये क्या करता है, कपल। तो ये कपल होता है। तो यहां पे बच्चों ध्यान से देखो तो कपल एक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि ये भाई साहब इधर खींच रहे हैं टिंग, ये इधर खींच रहे हैं टंग, और दोनों ने घुमा दिया, तो यहां पे क्या लग गया, कपल। तो टॉर्क ऑफ कपल, देखिए फोर्स तो अभी भी एफ क्यू आर और एफ एस पी अभी भी कितना है, ये अभी भी है आई बी एल, बट it makes a couple because these forces are not in the same line of action. सेम लाइन ऑफ एक्शन में ना होने की वजह से एक दूसरे को क्या करते हैं, उस कॉइल को रोटेट कर देते हैं। सो टॉर्क ऑफ कपल, कपल का टार्क कितना होता है, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स, ये बिटवीन है, ठीक है। फोर्स कितना लग रहा है, उनमें कोई भी फोर्स आप यूज कर सकते हैं, तो कोई भी यूज करो, इक्वली तो होते हैं, आई बी एल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड इधर, ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर, और ये भाई साहब पहले ऐसे थे, अब हो गए ऐसे, ऐसे थे अब कैसे हो गए, ऐसे। आपको लगता है यार ये कैसे हम इसको शो करें, तो देखिए हम आपको 3D दिखाते हैं। आप सोचिए कॉइल के ऊपर बैठे हो, ऐसे देखें, डूं, ये बुक ऐसे है और आप ऊपर से ऐसे देखें, तो आपको ये बुक पहले ऐसे दिखेगी, बाद में ऐसे हो जाएगी, ऐसे।
इसका मतलब पहले ये बुक अगर ऐसे थी और ये लेंथ आपकी b थी, ये लेंथ कितनी थी बच्चों, b, तो अब ये घूम के कुछ ऐसे हो जाएगी, ये घूम के कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। कितना घुमाया आपने, थीटा डिग्री, ध्यान दीजिए। ऐसे था, ऐसे हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, ऐसे हो गई है। जब ऐसे हो गई तो ये एंगल कितना बन गया, थीटा। अच्छा, ये एंगल थीटा। जब ये थीटा, अब देखिए एक फोर्स इधर लग रहा है इस साइड, एक फोर्स इधर लग रहा है इस साइड, अब ये घुमा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ठीक है बच्चों। ये डिस्टेंस कैसे निकल सकती, सोचिए, ये इनिशियल कंडीशन की हो गई बात और ये फाइनल में हो गई। मतलब ये आपको अगर देखें तो ये QP पहले ऐसे थी, अब Q डैश P डैश, ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। तो ये डिस्टेंस, तो बच्चों अगर ये डिस्टेंस तो भैया B थी, तो ये तो B/2, तो ये भी तो B/2 होगी, इधर भी तो ये वाली डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी, B/2, इसको मान लो, ठीक है। अब बच्चों अगर इस डिस्टेंस को कुछ भी मैं नाम दे दूं, मैं कितना नाम दे देता हूं, मैं कहता हूं इसको ये x है, ठीक है। तो P डैश x कितना आएगा इस ट्रायंगल में, ध्यान से देखो भाई, ये 90 डिग्री बनना है, ये हाइपोटेन्यूस आपको पता है परपेंडिकुलर निकालना है, साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मीन्स परपेंडिकुलर इक्वल टू OP डैश साइन थीटा, या मैं कह सकता हूं P डैश x इज इक्वल टू OP डैश, यानी कि B/2 साइन थीटा। बच्चों जितना ये XP डैश है उतना ही x डैश Q डैश होगा, ये भी तो सेम, जितना ये ऊपर गया भैया, जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही सिरा नीचे जाएगा। इसका मतलब यह आएगा Q डैश x डैश भी इतना ही होगा। इसका मतलब टोटल कितना हुआ, ये प्लस ये, यानी कि B/2 साइन थीटा प्लस B/2 साइन थीटा। सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, IBL इंटू B/2 B साइन थीटा, L इंटू B देखकर कुछ याद आया, हाँ सर, कोई रेक्टेंगुलर लूप होती है तो L इंटू B उसका क्या होता है, एरिया होता है। तो इसकी जगह मैं एरिया पुट कर सकता हूं, तो लिख सकता हूं IBA साइन थीटा। ये कितना आ गया बच्चों, IBA साइन थीटा। स्टूडेंट्स इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आई, इस सिचुएशन में B इज एट एंगल थीटा फ्रॉम A। जब मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर से थीटा एंगल पर प्रेजेंट होगी तो हमारे पास फार्मूला आएगा टाउ बराबर IBA साइन थीटा, और नॉर्मल टॉर्क जीरो रहेगा कब, जब एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू B। अब सिंपल सी बात है, यही देख लो, A इज पैरेलल टू B में दोनों बीच का एंगल जीरो, साइन जीरो वैल्यू जीरो, टॉर्क जीरो हो जाएगा, सिंपल। तो एक बेसिक फार्मूले से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। बच्चों यहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। क्या इफ देयर इज नंबर ऑफ टर्न्स इज n इन द क्वाइल, अगर मैं ऐसा मान लूं कि इस क्वाइल में कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं, if n turns are present in coil, अगर क्वाइल में n टर्न्स प्रेजेंट हो तो क्या होगा, अरे भाई सिंपल सी बात है, जब फोर्स निकालेंगे तो एक क्वाइल पर फोर्स आया IBL, n पर फोर्स NIBL, सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे, आंसर में n से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
इसका मतलब टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा, यानी कि इस टॉर्क में n से मल्टीप्लाई हो जाए। बच्चों हमने इस फार्मूले को ध्यान से देखा तो हमें पता नहीं क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड की याद आने लगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टॉर्क वॉर्क लगता था, याद करो। हाँ, इलेक्ट्रिक टॉर्क, इलेक्ट्रिक डायपोल पे लगने वाला टॉर्क, वहां की चर्चा अब यहां पे होने जा रही है। बच्चों आपको पता है कि आपने पहले भी पढ़ रखा है कि अगर कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी E और इसमें एक डायपोल रखा जाता था एट एंगल थीटा, डायपोल मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो इस पर भी एक टॉर्क लगता था। क्या लगता था? PE साइन थीटा। अरे वाह, फीलिंग तो सेम आ रही। वहां E और P के बीच का एंगल थीटा होता था। P मतलब डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। यहां पर B और A के बीच का एंगल थीटा है। अब कंपेयर करो थोड़ा, वहां पे साइन थीटा था, यहां पे भी साइन थीटा है, वेरी गुड। वहां पे टॉर्क था, यहां पे भी टॉर्क है, वेरी गुड। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड थी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरी गुड। तो यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है। P क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो यहां पे क्या होना चाहिए भाई? ये बचा हुआ पोर्शन क्या होना चाहिए? सब कुछ तो सेम हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का टार्क, इलेक्ट्रिक फील्ड का टार्क, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक का एंगल, इलेक्ट्रिक एंगल। तो ये क्या होना चाहिए? यहां इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट था, तो यहां पे क्या होना चाहिए? ये, अरे सर, ये तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। अच्छा, इसका मतलब टाउ इज इक्वल टू, हम इसको लिखेंगे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। यहां एक टर्म आ गया, इसको हम किससे लिखते हैं बच्चों? NIA को हमने कहा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट लिखना चाहिए, और इसको लिखते हैं M से। M मतलब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है बच्चों? अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, अभी इसमें मैं डिस्कस करूंगा। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट यहां से देख लो क्या हो जाएगी? I का एम्पियर, A का मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या होगी? एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन क्या होगी? एम्पियर की A, मीटर की L, L स्क्वायर A। ये क्या हो गई? डायमेंशन। ठीक है, NIA हो गया मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो मैं ये फार्मूला यहां क्या बना सकता हूं? टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा, या मैं कह सकता हूं टाउ वेक्टर इज इक्वल टू M क्रॉस B। मैं यहां पे क्या कह सकता हूं? टाउ वेक्टर मींस टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B। ये वैसे ही हो गया जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क होता था। क्या होता था? टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। सेम वैसे यहां पे हो गया टाउ वेक्टर इज इक्वल टू M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। बच्चों दिस M इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा होता है? ये वेक्टर होता है। अच्छा, अगर वेक्टर होगा सर तो इसकी डायरेक्शन निश्चित होगी। इसकी डायरेक्शन आप वैसे सेलेक्ट करेंगे जैसे एरिया का करते थे। कैसे? ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट फ्लो हो रही है। अब कोई पूछे इसका मैग्नेटिक मूवमेंट किधर होगा, तो बस फिंगर्स को कर्ल्स करो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये होगा M इधर होगा। अच्छा सर, अब इधर बताइए इसमें M किधर होगा? अरे भैया फिंगर्स को कर्ल्स करो। कैसे? राइट हैंड की कर्ल किया, किधर आया? इनसाइड। तो इसका M आउटसाइड, इसका M इनसाइड। इनसाइड मतलब क्रॉस। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। बच्चों एक मैं और बेसिक बात आपको यहां बताना चाहूंगा। ठीक है? क्या? कि टॉर्क इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द क्वाइल। ये क्वाइल के शेप से मतलब नहीं रखता।
ये केवल उसके एरिया से मतलब रखता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड ये है, इसमें कोई ऐसे रख दिया गया जिसका एरिया वेक्टर इससे थीटा एंगल पर जा रहा है, तो इसका टॉर्क आ गया, मान लीजिए टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड से अगर इसी तरीके से सेम एरिया की कोई भी कॉइल रख दी जाए, उसका एरिया वेक्टर अभी भी मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पर हो, थीटा डिग्री। ठीक है, और करंट कुछ ऐसे ही फ्लो हो रही हो, मान लीजिए उधर ले जाना है, ये ऐसे, ठीक है, हमने कहा कुछ ऐसे। तो इस सिचुएशन में याद रखना टाउ हमेशा क्या होगा, एम बी साइन थीटा ही होगा, और एम की वैल्यू एन आई ए ही होगी। मतलब इसको मैं नॉर्मली लिखूं तो एन आई ए साइन थीटा, ये भी एन आई ए साइन थीटा, मीन्स शेप से कोई मतलब नहीं। अब आपके मन में आ सकता है यार शेप से कोई मतलब क्यों नहीं है, ये तो रेक्टेंगुलर था, ये तो पता नहीं कैसा कैसा हो गया। बच्चों होता क्या है, किसी भी शेप में आप छोटे छोटे बहुत सारे रेक्टेंगल मान सकते हैं। जैसे इसी की बात करें तो इसमें क्या कर सकते हैं, सारा अगर आप जोड़ना शुरू करें तो आपके यहाँ रेक्टेंगल बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे बन सकते हैं। और सारे रेक्टेंगल का जब टॉर्क निकालेंगे, उसको आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नेट टॉर्क मिलेगा। तो नेट टॉर्क में जब सारे रेक्टेंगल पूरे बना लेंगे तो वही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉर्क ऑन द करंट लूप है वो एरिया पर डिपेंड करता है, बट शेप पर डिपेंड नहीं करता। बच्चों सबसे बड़ी बात इसमें आपको एक बात और पता होनी चाहिए, क्या, कि जो टॉर्क होता है, ठीक है, ये शेप पे तो डिपेंड नहीं करता। बहुत अच्छी बात है। इसका यूज क्या है बच्चों, इसकी हेल्प से हम अभी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे। इस टॉर्क की वजह से ही एसी करंट प्रोड्यूस की जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें, हमारी जो मोटर चलाई जाती है वो भी इसकी हेल्प से चलती है। तो बहुत सारा इसका हमारे पास यूजेज है। क्लियर हो रही मेरी बात? तो हमको पता चला कि टॉर्क जो होता है उसका साइज से तो लेना देना है, लेकिन शेप से कोई लेना देना नहीं। शेप कैसा भी हो, टॉर्क वही रहना है। एक क्वेश्चन और बच्चों पूछा जाता है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या, व्हाई सर्कुलर लूप बिहेव्स लाइक मैग्नेटिक डायपोल। तो बच्चों मैं यहां आपको क्लियर कर दूं, कोई भी ऐसी चीज जिसको मैग्नेटिक फील्ड से किसी और एंगल पे रखने पर, जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इससे किसी और एंगल पे कोई भी चीज रख दो और वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करे, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, व्हेन द सर्कुलर कॉइल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट ट्राई टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। वो ऐसा मूव करना चाहते हैं उसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए। इट मीन्स जो सर्कुलर कॉइल है वो भी लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल बिहेव करती है।